बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। सियासत के बिसात, मईशत के हालात, सियासी मफादात और इख्तलाफात के गर्दाब में ये बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत और इस्तेहकाम नदारत। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की महाजर आई है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और शायद नून लीग में भी हल्की फुल्की नोक झोंक और पंजा आजमाई जारी है। सियासत की तकरार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर से शायद खदशात का भी शिकार है, जिसका इजहार गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। उन्होंने कुछ कुव्वतों का जिक्र किया जो सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं, जबकि पार्टी चेयरमैन ने 18वीं तरमीम पर ज़रबकारी के खदशे का भी इजहार किया। एक तरफ पीपल्स पार्टी खुद को हुकूमत का इत्तेहादी तस्लीम करने से भी इनकारी है, जबकि बजरिया शराकतदारी हुकूमत की सहूलतकारी भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने हमारे इसी प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया कि हम इत्तेहादी नहीं हैं बल्कि सिर्फ हिमायती हैं, यानी हुकूमत का स्टेक होल्डर होते हुए महज सॉफ्ट शोल्डर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बाज़गश्त है कि शायद वोटर्स की उम्र का हिस्सा भी 18 साल से बढ़ा दिया जाएगा। अगर मुमकिन तौर पे ऐसा कुछ होता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसले की हिमायत करेगी? उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयानिया है उसको मज़ाक़ खेज़ करार दिया है। वो ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स थी, जबकि तकरीर का स्क्रिप्ट सिंध हुकूमत की इरादी नाअहली को छुपाने से कासिर रहा। गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी दावपेच खूब खेलने आते हैं और वो ये जानते हैं कि अहले सियासत के साथ अपने कार्ड कब और कैसे खेलने हैं। अब देखना यह है कि इस मरहले पर पीपल्स पार्टी दिफाई पोजीशन पर है या फिर फ्रंट फुट पर खेलेगी। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, इस वक्त जो डेवलपमेंट पॉलिटिकल हो रही हैं, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। महमूद खान अजगज़ई साहब का नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक गुड जेस्चर जो है वो गवर्नमेंट ने शो किया, लेकिन अब जो बॉल है वो सेनेट के अंदर है और आप ही की पार्टी के चेयरमैन सेनेट हैं, तो कब तक इरादा है कि पेशरफ्त अल्लामा साहब के नोटिफिकेशन के लिए भी हो जाएगी? ये जो होते हैं या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का होता है, इस पर तकर्री हो जानी चाहिए, लेकिन उसकी क्या कानूनी हैसियत है, क्यों नहीं हुई, मैं क्योंकि उस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूँ, लिहाजा मैं उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई कमेंट कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए ठीक है सर। इस वक्त कायरा साहब एक बाज़गश्त ये भी है और कि शायद आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए और जो मुमकिन तौर पे आगे आने वाली तरमीम है 28वीं तरमीम, मुझे पता है इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जब तक कोई चीज़ आ नहीं जाती उसके ऊपर आप अपना मौक़िफ़ नहीं देते, लेकिन फिर भी ये सवाल रखने का मकसद ये है कि अगर वोटर की उम्र का तयन तब्दील किया जाता है या वो हिंसा 18 से कोई भी आगे हिंसा बनाया जाता है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी पोजीशन में इसको सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? अर्ज ये है कि मेरी जाती राय, मेरा बेटा जब 18 साल का था तो वो अभी मैट्रिक में पढ़ता था और मैं समझता हूँ कि उसके अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले करने में मेरी मदद और मेरा ताउन नहीं होता था। अब वो बड़ा हो गया है, अब यूनिवर्सिटी से पढ़ा आया है, और कोई बच्चा जब यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है तो वो ज्यादा बेहतर अपने हालात का, क्योंकि वोट देना जो है ना, मुझे 18 साल के वोट के ऊपर एतराज नहीं है, लेकिन वोट देना बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में उसके मंशूर को पढ़ के देख के उसके ऊपर फैसला करना होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है, जी का मुझे भी अंदाजा है, हम भी आखिर इसी उम्र से गुजरे हैं और हमारे भी बच्चे हैं, तो ये अपनी जगह है। ठीक है। अब सर मुझे ये बताइएगा कि जो मौजूदा क्राइसिस है, गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि सदर FPCCI की तरफ से भी एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई और उससे बिल्कुल ठीक एक दिन पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो सिंध हुकूमत की 17 साल की कारकर्दगी है वो पूरे पाकिस्तान के सामने रखी। आज मैं शजील मेमन साहब को सुन रही थी जो ये मौक़िफ़ रखते हैं और विजन भी है कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी तरक्की के हम लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि सारी चीज़ों के लिए सियासी इस्तेहकाम भी बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है कि अब कुछ कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पीछे हटना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने किसी सतह पर एक गुड जेस्चर शो किया है, खान साहब का मेडिकल चेकअप करवा दिया गया है, तारड़ साहब के मुताबिक हर हफ्ते उनकी अपनी अहलिया के साथ एक जेल में मुलाकात भी कराई जाती है और अजगज़ई साहब का नोटिफिकेशन भी हो गया। अब जो मुज़ाकरात का मामला है वो आगे बढ़ना चाहिए और एहतजाज के रास्ते को छोड़ना चाहिए। फिलहाल हमारा मौक़िफ़ आज से कई साल पहले भी ये था जी, पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और हमारा ये यकीन है कि डेमोक्रेसी और डायलॉग दोनों लाज़िम मलज़ूम है, लेकिन डायलॉग सिर्फ इमरान खान साहब नहीं करना चाह रहे, उनकी जमात के बहुत सारे सीनियर एलिमेंट्स तो डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब चाहते हैं कि वो डायलॉग सिर्फ फौज से करें। फौज उनसे बात नहीं करना चाह रही,
वो कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटें, और सियासी जमातों से वो डायलॉग नहीं करना चाह रहे। सो डेडलॉक जो है वो खान साहब की तरफ से है। अब वो क्या करना चाहते हैं, वो कोई तसादम कराना चाहते हैं, वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जिससे अपने लिए कोई फायदा दे, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन इस सारे अमल में रुकावट अगर कोई है तो वो इमरान खान साहब की अपनी जात ही है। ठीक है, ठीक है सर। इसमें जब भी जमहूरियत की बात आती है तो इसमें कोई शुबा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सफ़े अव्वल पे हमें खड़ी नजर आती है। और जो सुहेल आफरीदी साहब की कराची आमद के मौके पर पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा ही फराग दिलाना रवैया दिखाया, भी जमहूरी रवैया मैं कहूँगी दिखाया, वो काबिल तहसीन है। लेकिन यकायक क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते होते दोनों सियासी जमातों के दरमियान एक ही जगह पर खड़े होकर इख्तलाफ इतना शदीद हो गया कि मोहब्बतों से जो चीज़ शुरू हुई थी वो बिल्कुल ही नफरतों में तब्दील होती हुई नजर आई। देखिए, हम पे क्या इल्जाम है कि हमने जलसागाह की इजाजत नहीं दी, हालांकि जलसागाह की इजाजत थी। वो सड़क पे जलसा करना चाहते थे, हमने उनसे वादा किया, लिया था, प्रॉमिस लिया था कि जलसागाह सड़क जलसागाह नहीं बनेगी। उसके अलावा कहीं कोई कंटेनर लगा, कहीं कोई ब्लॉकेड हुआ, कहीं पुलिस ने किसी को रोका या किसी को गिरफ्तार किया। अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त जब पीटीआई के कारकुनों ने पथराव किया पुलिस पे, तो उसके बाद पुलिस ने कोई लाठीचार्ज किया या कोई बंदा गिरफ्तार किया, बाद में वो भी छोड़ दिए। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, अब अगर उनके पास लोग पूरे नहीं आए तो उन्होंने कुछ तो करना था, कोई तो जवाब उन्होंने खड़ा करना था अपनी नाकामियों को। ये हमारी सियासत की एक रवायत बनी हुई है कि हम अपने मुखालिफ को अलर्ज करते हैं, उन्होंने कर लिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। अगर वो कहते हैं कि कहीं रुकावटें थी तो आप बता दीजिए। ठीक है सर, ये रुकावटों से आज ही की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी शेयर किया है कि हम जब हैदराबाद की तरफ रवाना हो रहे थे तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी ने रुकावटें खड़ी की और मजबूरन उन्हें बरास्ता दरिया हैदराबाद की तरफ रवाना होना पड़ा। अगर ऐसा है तो ये नामुनासिब है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब से जरा बात कर लेते हैं हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के रिलेशंस के ऊपर। एनएफसी का जो मामला है उसके ऊपर हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी पीपल्स पार्टी खड़ी है कि हम फंड्स की जो तकसीम है वो मुसावाना तरीके से होनी चाहिए, मगर विफाक कहता है कि अब इसके ऊपर हम मजीद बहस नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये है कि आप सर फिर किस तरह से पूरे सूबों की बात कर रहे हैं बिलावल साहब? ये बहुत बड़ी बात है कि वो सिर्फ अपनी नहीं, वो तमाम सूबों की बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सूबों के हकूक की हिफाजत आप लोग कैसे करेंगे जब विफाक तैयार नहीं है? वफाक ने ये फैसला इत्तेफाक राय से करना है, किसी एक फरीक की मर्जी से या वफाक की मर्जी से नहीं होना। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक तजवीज़ की खाली मुखालफत नहीं की, उन्होंने एक मुतबादिल तजवीज़ दी है और उस तजवीज़ के साथ एक बैकग्राउंड दिया है, अपनी माजी की परफॉर्मेंस दिखाई है कि अगर आपने हमें सेल्स टैक्स ऑन गुड्स हम मांग रहे हैं, कल आपने हमें सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज दिया था तो हमने आपकी तवक्को से कहीं बढ़ के उस पर परफॉर्म किया है। अब भी जो वफाक टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहा, हम वो टैक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ये भी कहा कि हमें टारगेट दे दीजिए, अगर हम टारगेट मीट ना करें तो फाइन कर दीजिए, टारगेट मीट करके आगे बढ़ें तो हमें उस पर कुछ इनाम दे दीजिए। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है कि वो नहीं मानी जाए? हमने तो तजवीज दी है, इस पे बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल सर आपके सामने, इस पूरे क्राइसिस के अंदर से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त रोड मैप क्या है? अगर मैं पॉलिटिकली भी कहूँ, इकोनॉमी के लिहाज से भी कहूँ, ओवरऑल जब हम मुल्क की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास रोड मैप क्या है? क्या फौरी तौर पे करने की जरूरत है हमें? इस वक्त सियासी मुकालमे की जरूरत है, सिस्टम को चलने देना चाहिए, सियासी मुकालमा करना चाहिए इत्तेफाक राय कायम करने के लिए। लेकिन सियासी मुकालमे में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान साहब की ज़ात है, वो नहीं करने देना चाहते। सजिया भी वो आपको मुकालमा नहीं करने देना चाहते, वो डायलॉग के साथ नहीं है। वो फौज से डायलॉग करना चाहते हैं, फौज उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती और सियासी जमातें उन्हें डायलॉग की दावत देती हैं जिसके जवाब में गाली गलोच करके मामला खत्म हो जाता है। तो ये खान साहब की अपनी ज़ात ही है जो एक रुकावट के तौर पर सामने खड़ी है। ठीक है, इस वक्त फौरी तौर पे इन तमाम जख्मों को मुंदमिल करने के लिए एक सियासी मुकालमा या पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा।
बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में मईशत की अगर बात करें तो मईशत में तनाव की सूरत हाल बरकरार है। अहम शराकतदार FPPCCI ने भी किया है खबरदार। हुकूमत का तो दावा था कि मईशत परवान चढ़ रही है, उड़ान भर रही है, लेकिन अहले मईशत की जानिब से मईशत के निचली परवास पर मौशी इमरजेंसी के निफाज के मुतालिबात नए खदशात को जन्म दे रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक सब अच्छा है तो फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मुल्क में मौशी इमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा क्यों करना पड़ा है। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख कहना ये बहुत बड़ी बात है और ये शायद अलार्मिंग भी है कि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त वेंटिलेटर पर है। उनके बयान से ये तासुर भी मिला कि मुल्क में सरमायाकारों के एतमाद का भी फुकदान है। 2 रोज पहले वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने इस बात का एतराफ किया कि कुछ कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं और ये एक हकीकत है कि ज्यादा टैक्स और शोबा तवानाई की बुलंद कीमतें कारोबार के लिए संजीदा मसाइल हैं। 2025 में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने कारोबार बंद किए हैं। PNG ने मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया। 25 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। बेशतर अद्वियात कंपनीज ने भी पाकिस्तान को खैर बात कह दिया, जबकि मजमूई तौर पे जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो बंद हुए हैं, 150 से जायद हुए हैं। और अब ये वजूहात भी वही हैं कि बढ़ती हुई लागत है, गैर मुतवक्के तिजारती माहौल है, कम मुनाफा और मार्जिन का दबाव बहुत ज्यादा है, यानी कि गैर यकीनी टैक्स और इंतजामी पॉलिसीज भी आड़े आई हैं। पाकिस्तान में खित्ते के मुताबिक जो गैर मुसाबकती बिजली के नर्ख हैं, बुलंद शरह सूद है, सख्त टैक्स का निज़ाम है, उसकी मोहलक इम्तिजाज ने जो मकामी सनत है उसके लिए आलमी मंडी में मुकाबला करना बहुत हद तक नामुमकिन बना दिया है। कॉमर्स इंडस्ट्री के मुताबिक सनत को 22 रुपए फी यूनिट की बजाय मुसलसल 34 से 35 रुपए फी यूनिट के हिसाब से जो बिल है वो मौसूल हो रहे हैं। इन तमाम तर इशूज पर बात करने के लिए वफाकी वजीर बराए इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसी तमाम तर इशूज के ऊपर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपके वक्त के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस बात से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, गो कि ये वजारत भी आपके पास है, कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सनत है मजमूई तौर पे वेंटिलेटर पर आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये कोई ओवरऑल सब सनतों की बारे में बात नहीं हो रही। ये जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है ये मेनली टेक्सटाइल के बारे में बात की है। तो टेक्सटाइल तो आप देख रही हैं कि हमारे यहाँ कॉटन क्रॉप कम हुई है और बिजली के नर्ख भी ज़्यादा हैं, तो कंपैरेटिवली जो हमारी एक्सपोर्ट में कमी आई है और वो उसमें कोई बिल्कुल उसमें टेक्सटाइल का शोबा इससे इम्पेक्ट हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि ओवरऑल ये तो लेटेस्ट फिगर हैं, नवंबर की फिगर हैं कि बड़ी सनतों में 10.5% इजाफा हुआ है साल से साल, पिछले सालों में, और ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। ये स्टैटिस्टिक्स है आपके पास है नवंबर के। ओवरऑल जितनी भी बड़ी सनतें हैं उनमें 10.5% इजाफा हुआ है। और फिर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट का शोबा है, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जिस कदर पाकिस्तान में अब दिलचस्पी ली जा रही है तमाम मुल्कों की, इसमें US है। आपने देखा कि लेटेस्ट बिटकॉइन पे वो कंपनी ने अभी हमने उनसे MOU साइन किया जिसमें कि इस को बढ़ोतरी दी जा रही है। फिर जो मिनरल्स हैं और माइंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेयर मिनरल्स जो है उसमें चाइना का और US का और दूसरे मुल्कों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल देखिए इसमें कोई शक नहीं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट पिछले साल जितनी है, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी $2.5 बिलियन है, पिछले साल इजाफा नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में 10.5% का बड़ी इंडस्ट्री में इजाफा हुआ। और फिर स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं कि बूम कर रहा है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शुमार हो रहा है। रोज़ाना ये वो इंडस्ट्रीज तो हैं जो ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर्स नहीं है, टोटल गलत है। मैं खुद क्योंकि बिजनेस में हूँ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, और मैं फेडरेशन में भी बहुत एक्टिव रहा। तो मैं उन सब से बिल्कुल उनसे रखता हूँ। आप मुझे बताइए ना कि PTI के दौर में टेक्सटाइल को खास तौर पे 3-3.5 बिलियन डॉलर दे दिए गए फ्री। मेजर उसमें टेक्सटाइल थी, बाकी भी इंडस्ट्री थी लेकिन ज़्यादातर टेक्सटाइल थी। तो क्या हुआ, वो अपना पैसा जो लिया था 0% पे
मेरे अपने सारे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, वो अब मुझे बताइए जब तक वो अपना पैसा सही तरह खर्च नहीं करेंगे, वो अगर वो पैसा किधर गया, आज तक इन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, तो लेकिन एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही। तो अगर वो पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन पे नहीं होगा, और उसमें ओवर इन्वाइसिंग हो गई, उसमें रियल इस्टेट खरीदी गई, वो बताएं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चंद तकरीबन 100 बड़ी कंपनियों को $3.5 बिलियन अभी रिसेंटली जो पीटीआई की हुकूमत थी 7-8 साल पहले, तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने आकर वो दिया, तो वो 0% पे 10 साल के लिए वो किधर गया पैसा? कैसर साहब, अभी मेरा ख्याल है कि अभी मौजूदा हुकूमत के ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ना, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन चूंकि अब मामला सारा मौजूदा हुकूमत के तहत है, तो सबसे बड़ा जो एक शिकवा है कि अगर जो चीज़ें आप हमारे सामने लेकर आ रहे हैं कि सनत हमारी आगे गई है, गो के टेक्सटाइल सेक्टर हमारा पीछे गया है, और बड़ा तकलीफ है जुमला है जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान में सनतें जो हैं वो सनतों का कब्रिस्तान बन चुका है, यहाँ पे हमारे लिए मामला आगे नहीं बढ़ रहे। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार, आप शेख साहब हमसे बेहतर समझते हैं कि जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सनत जो है वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ रही है, खासतौर पे टेक्सटाइल की, और कोई काउंटर आर्गुमेंट जो है वो हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं अब तक आया? मैं भी आपके साथ बैठ के सदर FPPCCI की गुफ्तगू के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट कोई काउंटर आर्गुमेंट क्यों नहीं लेकर आ पा रही? देखिए, हम अभी सिर्फ जो आपने देखा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसमें सारा जोर ही एक्सपोर्ट पे है, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं, तमाम अंडर डेवलपिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनमें शरह नमू बढ़ाई है। हमारी ग्रोथ पहले तो हम देखिए ना 1.5-2 साल का अरसा जो गुजरा है उसमें कंसोलिडेशन करते रहे, हमारी करेंसी बहुत वीक थी, हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे, तो वो ये आके पहले हमने अपनी किया रिजर्व बढ़ाए, $6 बिलियन से $16 बिलियन हो गए। एक्सपोर्ट आप ठीक कह रही है, मैं एग्री आपसे कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, और लेकिन अभी हमारा एम्फोसिस एक्सपोर्ट पे है, क्योंकि हमारी करेंसी मजबूत है 1.5-2 साल से। अभी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि बटन ऊपर करने से और नीचे करने से, इसका माहौल बनाना पड़ता है। हमने माहौल बनाया, सबसे बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है हमारे ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने। हमने जो इतनी रेगुलेशन थी पाकिस्तान में, जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, रेगुलेशन का मतलब ये है कि हर जगह इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, एक एक काम के लिए कई लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और वो सब हमने ख़त्म किया है। हमने पार्लियामेंट से आसान कारोबार एक्ट पास करवाया है, और उसके साथ साथ हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जिसमें एक ही जगह से आप तमाम इंडस्ट्री, किसी को भी चाहिए इंफॉर्मेशन या कोई भी वो मालूमात और कोई अपना वो चाहिए ताकि उसके मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। और सबसे बढ़ के जो SEZ हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, जो वो उनको हमने जो है ना उस पर 10 साल के लिए 2035 तक इनकम टैक्स ज़ीरो है। ये जो कहते हैं ना कि जो मैं भी बिजनेस करता हूँ और मेरा इंडस्ट्री है, तो मैं ये कहता हूँ ये प्रॉब्लम है, कोई शक नहीं। FBR को चाहिए कि वो ज़्यादा अपनी सहूलतें प्रोवाइड करें, हम ये समझते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रही हैं कि जिस किस्म के स्मगलिंग हो रही है मुख्तलिफ एरिया से, हालांकि उसमें कोशिश हो रही है कि कम से कम किया जाए, लेकिन मुसलसल कई सालों से हो रहा है ना। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिकग्निशन हुआ है कि बेहतरी हुई है, ईज ऑफ डूइंग हर एक ने रिकग्नाइज किया है, तो वो अब इंडस्ट्री को ग्रेजुअली आगे बढ़ती है। एक्सपोर्ट भी इस साल चावल का प्राइस जो है ना, हमारा पिछले साल चावल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल इंडिया ने प्राइस बहुत कम कर दी। पिछले साल चावल की एक्सपोर्ट इंडिया से बैन थी, तो इस साल वो अलाउ किया, तो चावल एक बहुत बड़ा आइटम है हमारे यहाँ, उसकी एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ पहले हमने जो रुझान था ना पाकिस्तान में, वो था कि लोकल इंडस्ट्री को ज़्यादा ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए। अब वो हमने फैसला किया है कि अब तो सिर्फ एक्सपोर्ट को फैसिलिटेशन करेंगे, और आइंदा सालों में देखेंगे कि पूरा तवज्जो कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद। अब ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन, हुक्मरान घर जाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, नए इलेक्शन कराएं। महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन लीडर बनते ही नए मिसाक जमहूरियत का एक फार्मूला दिया है, जिसमें मौजूदा हुकूमत के इस्तीफे, कौमी हुकूमत का क़याम और 4 महीने में नए इंतखाबात के इनेकाद को शामिल किया है। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स मान जाएं तो वो इमरान खान साहब को मना लेंगे, ताहम इससे पहले हुकूमत का इजाब व कबूल भी ज़रूरी है, जबकि हुकूमत इन मुतालिबात पर पहले ही एब्सोल्युटली नॉट कह चुकी है। इससे भी पहले क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तजावीज़ मंजूर होंगी, ये निहायत अहम सवाल है। क्या माइनस इमरान खान कौमी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी? वही इमरान खान साहब जिसकी रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ 2.5 साल से सड़कों पर है। अब तो 6 हफ्ते से जायद का अरसा गुजर गया, जेल में मुलाकात तक ना हो सकी, जबकि लीगल टीम भी कानूनी मैदान से गैर हाजिर नजर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, जबकि हुकूमत अब भी तैयार है और ऑफर बरकरार है। ताहम पीटीआई मुफाहमत या मुजाहिमत की मसलहत का शिकार है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कायमा कमेटियों में वापसी का मशवरा भी दिया है। तहरीक इंसाफ के पास भी ऑप्शंस महदूद, लेकिन बहरहाल मैदान मौजूद है। महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर का परवाना मिलते ही कराची रवाना हो गए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का काफिला सिंध पहुंच चुका है। मुज़ाहमत का ये सफर अगर मुफाहमत के लिए तय किया जाए तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं खुश आमदेद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि ये जो फार्मूला अचकज़ई साहब ने अपोजिशन लीडर बनते ही दिया है, ये कितना काबिल अमल है या काबिल गौर है भी या नहीं कि मिसाक जमहूरियत कर लिया जाए, 4 महीने में नए इलेक्शन करा दिए जाएं, एक कौमी हुकूमत फिलहाल बना दी जाए, कितना काबिल अमल है ये? देखिए, ये मुतालबात अचकज़ई साहब की तरफ से तो पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन ये तो पहली दफ़ा नहीं आए हैं। कौमी हुकूमत की बात तो होती रहती है, लेकिन कौमी हुकूमत का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो नामुमकिन नज़र आती हैं। उसकी वजह ये है कि उसका तो एसेंशली मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेटा जाए और ये जो हाइब्रिड निज़ाम कायम किया गया है ख्वाजा आसिफ के बकौल, तो इसको चलता किया जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत इतने प्रेशर में है या उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि वो सारे निज़ाम को चलता करेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए तजवीज़ आई हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से। आप देखते हैं कि इसमें दूसरे लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। एक बात पे कंसेंसस तो अच्छी बात है। मियां नवाज शरीफ साहब का कहा यह जा रहा है कि उन लोगों की इंटरफेरेंस है या उनकी टेसिट अप्रूवल से महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया है। इससे पहले तो पीटीआई के जितने बंदे भी नवाज शरीफ का नाम लेते थे वो तो गद्दार डिक्लेयर हो जाते थे। अब देखते हैं कि इनका वैसे कथक लामी की माफी चौधरी साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। चौधरी साहब, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। ये कल से हमारे सामने आ रही है। ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी नवाज शरीफ साहब की हिमायत के साथ अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन जारी हुआ। एक तरफ तो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाता, इस हुकूमत को जो कायद हैं उनके मुस्लिम लीग नून के, उनके ऊपर शदीद तनकीद की जाती है। उनकी सीट के बारे में पीटीआई इतनी बातें कर रही है, तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजाहत नहीं देनी चाहिए कि अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन कानूनी लिहाज से हुआ है, बकौल शफी जान साहब के दबाव के तहत हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, लेकिन पीटीआई खामोश है, इस पे बात नहीं कर रहे। वो नहीं, शफी जान की गुफ्तगू में तो देखें जी, फ्रैंकली स्पीकिंग भाई है हमारा, लेकिन जान तो नहीं है ना जी। ये तो ऐसी गुफ्तगू है जिसकी को मुँह सिर पैर नहीं है। अगर हम ये कहते थे कि सियासी लोगों से बात करें तो फिर ये एक फतवे लगाते हैं जी, जो लोग कहते थे कि इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। मैं तो इस पे आई विल बी सेटिस्फाइड कि अगर ये कंसेंसस हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब या महमूद खान अचकज़ई, ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान साहब समेत तमाम के ऊपर ज़्यादा एक कंसेंसस डेवलप हो, क्योंकि मुल्क को बाहर मुसीबत जो इस वक्त जमूद है, बुरान है, इससे निकालने का रास्ता तो सिर्फ एक ही है। लेकिन गुजारिश ये है कि जब आप कोई और बात करता है उसको आप फौरन गद्दारी के लेवल आ जाते हैं। फिर ये बात तो इस पे वजाहत आनी बड़ी ज़रूरी है कि आपने फिर इसका मतलब ये है ना कि जो इमरान खान साहब के फैसले तो नहीं है, ज़ाहिर इमरान खान साहब को तो इल्म नहीं है इस बात का। आप इमरान खान साहब को इस बात पे कैसे कन्विंस करेंगे कि मियाँ साहब की जो है अप्रूवल के साथ ये मामला हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब तो बात भी नहीं करना चाह रहे और उन्होंने कहा कि कम वोट में, और यही बात हमें दिया जाता है। फैमिली की तरफ से भी ये वजाहत आना जरूरी है कि ये जब आप ये बात करते हैं तो फिर अब ये जो सारा मामला हुआ है। दूसरा जो काबिल एतराज बात है, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बिल्कुल ये पब्लिकली कहूंगा कि जिस तरह से लाइन में लग के आपने नोटिफिकेशन वसूल किया है,
ये क्या तरीक़ेकार था? इतनी आप ह्यूमिलेशन में, आपका हक बनता है हमारा कि हमारे साथ इतने अपोजिशन के लीडर, आप पूरी पार्टी जो लाइन में लग के नोटिफिकेशन ले रही है। सरदार अयाज सादिक साहब अच्छे आदमी हैं, मोहतबर आदमी हैं, बट डेकोरम होता है हर चीज का। आप इतने लेट गए हैं कि जी आपको क्या मजबूरी थी कि आप जाके नोटिफिकेशन रिसीव कर रहे हैं पूरी की पूरी एक राइट लेफ्ट पे? कभी आपने देखा आज तक कि अपोजिशन लीडर का इस तरह से नोटिफिकेशन होता है, इशू होता है? 100 बिस्मिल्लाह आप करें। इस तरह की बातें जो आप कर रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि किस किस्म का प्रेशर जो है शफी जान साहब से बंदा पूछे ना कि क्या प्रेशर है जी आपका मियां नवाज शरीफ के ऊपर, क्या प्रेशर आपका के ऊपर, क्या प्रेशर है आपके गवर्नमेंट के ऊपर? बातचीत की जरूरत तो इस वक्त पीटीआई को है। बंदे आपके अंदर है, कारकुन आपके झूठे मुकदमे लड़े हैं। इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, उनकी बेगम साहबा को आइसोलेट किया हुआ है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाहर फिर रहे हैं ये तो बाहर फिर रहे हैं। मेरे जैसा कारकुन है, मैं तो बहुत मोहतरज हूं इस बात पे कि जिस तरह से आपने नोटिफिकेशन वसूल किया है, बड़ी अपना गैर ज़िम्मेदाराना बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है कि आप पूरी लाइन में लग के इतने सीनियर लोग जो हैं वो एक लाइन भी देखें, दूसरी लाइन भी देखें, यहाँ से नोटिफिकेशन दे रहे हैं। कोई इंतहा होती है, कोई कुछ किसी चीज की। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन पर्सनली आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। ठीक है। अब ये शफी जान साहब की जो आपने बात की है, ये कल मेरे ही इसी प्रोग्राम का हिस्सा थे जज साहब। शफी जान साहब कह रहे थे कि इसमें किसी का अमल दखल नहीं है, हमने जो एक प्रेशर बिल्ड किया है उस प्रेशर के नतीजे में ये नोटिफिकेशन हुआ। क्या आपको लगता है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मकबूलियत और प्रेशर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या प्रेशर कोई और चीज होती है, मकबूलियत एक अलहदा फैक्टर है? लेकिन ये बात यह है कि सुहेल खान अफरीदी की मकबूलियत नहीं है, ये इमरान खान साहब की मकबूलियत है। वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लोग उनको वेलकम कह रहे हैं। अब क्या 26 नवंबर 2024 से ज्यादा प्रेशर था? देखिए ना, प्रेशर पीटीआई को समझने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल बचगाना बातें हैं ना जी। इनकी बातों में कोई ऐसी लॉजिक नजर नहीं आती। क्या प्रेशर है? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रेशर में आपसे मुलाकात तक तो हो नहीं पा रही, ठीक है? आप हर मंगल को जाते हैं वहां पे 40 बंदे लेके, उससे ज्यादा अडयाला के लोग, पीटीआई के जो कारकुनान, पिंडी के लोग, झेलम के लोग, अटक के लोग नहीं निकल रहे, इस्लामाबाद के लोग नहीं निकलते। इन्हीं 4-5 जिलों के लोग जो हैं, अगर वहां पे भी 100 बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो कोई 1000 बंदा बन जाता है, तो वो नहीं होता। ये फैक्ट है ना, ये रियलिटी है। तो फिर आप गुफ्तगू की जो बात करते हैं, आप मज़ामत किस बात की करेंगे जब आपके साथ बंदा तो निकलता नहीं है? ये तो पंजाब हुकूमत पैनिक हुई है, तो उन्होंने लाहौर का विजिट बड़ा कर दिया। लाहौर में जनरल सेक्रेटरी लाहौर का है, मुझे बताएं कि उसके हल्के में आज तक कोई एक्टिविटी हुई है? इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने झांग में कभी कोई एक्टिविटी की है? वो खुद वो रुपोश है। इसी तरह से हर हल्के का जो बंदा, आलिया हमजा की टीम को इन्होंने फायर कर दिया। वो लगा अभी भी जो लाहौर में एक्टिविटी हुई है वो आलिया हमजा की वजह से हुई है। आप जाके पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। गुजारिश ये है कि पीटीआई के अंदर लोग एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, एक दूसरे से झगड़ते हैं। इसीलिए फिर महमूद खान और अलावा नासिर अब्बास का नाम देने के अलावा कोई चॉइस इमरान खान साहब के पास रही नहीं थी। वरना ये तो कोई बात नहीं कि 78-80 बंदे हैं, इनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो कुछ लीड कर सके। सही। अब अचकज़ई साहब की जो बात है, अचकज़ई साहब बड़े पूरे एतमाद हैं इस चीज़ को लेकर चौधरी साहब, कि अगर हुकूमत कुछ चीज़ों पे एग्री करती है या मिसाक जमहूरियत की वो बात जो कर रहे हैं, वो ये बड़े बाएतमाद अंदाज में ये कह रहे हैं कि हुकूमत तैयार हो, इमरान खान साहब को वो खुद मना लेंगे। लेकिन मुझे पता है, फवाद चौधरी साहब को मैं सुनती हूँ, आपके साथ हमारी गुफ्तगू होती है, उसमें अंदाज़ा होता है कि अचकज़ई साहब की वो हैसियत नहीं है। इमरान खान साहब ने, ठीक है, उन्हें अपोजिशन लीडर के लिए नामजद ज़रूर किया, उनको नोटिफिकेशन हो गया, मगर जो सियासी लोग खान साहब के करीबी थे वो जो उन्हें बेहतर अंदाज में समझा सकते, कोई और नहीं समझा सकता। तो ऐसी क्या चीज़ है कि अचकज़ई साहब जो है बड़े बाएतमाद हैं और उनको लगता है कि जो वो खान साहब के पास जाके कहेंगे वो उसके ऊपर अमल भी हो जाएगा और खान साहब तैयार हो जाएंगे? देखिए, ज़रूरत इस वक्त अचकज़ई साहब की मुलाकात को इमरान खान साहब के साथ ज़ाती तौर पे तो है नहीं, बिलवास्ता तौर पे जो फैमिली के लोग हैं या जो सेक्रेटरी जनरल उनके काफ़ी करीब है वो ये बातें करते होगा। लेकिन आई टोटली एग्री विद यू कि इमरान खान साहब के साथ ये बात मेरी एक दफ़ा नहीं, ये 6000 दफ़ा बात हुई थी कि जनाब अगर हमने बात करनी है या पॉलिटिक्स पे गुजारा गुफ्तगू तो करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि पावर टॉक्स टू द पावर, इन लोगों से बात करके क्या मिलेगा? तो अचकज़ई साहब मेरा ख्याल में, मतलब आई कुड बी रॉन्ग एंड आई विश आई एम रॉन्ग, कि मतलब अचकज़ई साहब मना ले खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब अपने टर्म्स एंड कंडीशन से पीछे हटने पे
मेरा नहीं ख्याल तैयार होंगे, वो बहुत मुश्किल है। और उसके लिए फिर सही है। CBM जो गवर्नमेंट ठीक करना है। चाहती है करने पड़ेंगे, वो शायद गवर्नमेंट भी ना कर सके। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अभी से कुछ देर पहले कोट लखपत जेल से एक ख़त भी सामने आया है, कोट लखपत से जो पॉलिटिकल असीरान हैं वहाँ पर उन्होंने अचकज़ई साहब को मुबारकबाद भी दी है, अल्लामा साहब के लिए कहा है कि उनका नोटिफिकेशन भी होना चाहिए, और जो मुशावरत का पूरा प्रोसेस है, या हुकूक की जो जंग है, या जमहूरियत की जो जंग है, या खान साहब के लिए जो मामलात हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो मतन आया है, उन्होंने अचकज़ई साहब के ऊपर तकिया किया है कि अब वो उनकी तरफ देख रहे हैं। तो क्या हम ये समझ रहे हैं शौकत साहब कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी और कुरैशी साहब से रब्ता या जो कोशिशें थी वो सब के सब अब ख़त्म हो गई, बेकार गई वो सारी की सारी कोशिशें? नहीं, देखिए, नेशनल डायलॉग कमेटी समेत अचकज़ई साहब है, नासिर अब्बास साहब है, जो भी बंदा बात करता है और जिस बंदे की बात भी सुनी जाती है, तो मेरे ख्याल में वेलकम करना चाहिए, उसमें तो काबिल एतराज बात कोई नहीं है। जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल पार्टी के नायब सदर भी हैं, उनका आप वो समझते हैं सारे मामलात को, और उनका ये क्या बनता था। और जो NDC है वो भी तो कोशिश करी, उसका हिस्सा तो नहीं है ना शाह महमूद वगैरह, या जो हमारे असीरान है, वो तो उन्हीं के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप उनको रिलीज करें, तो महमूद अचकज़ई की ताकत में इजाफा भी हो सकता है अगर वो लोग साथ में आए और वो बात करें, फिर तो एक और चीज बनती है। तो जो बात तो उन्होंने भी यही कही है ना कि डायलॉग के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मतलब बातचीत तो करनी पड़ेगी। शाह साहब का जो कल आया है मीडिया में, जो बातचीत आई है या आज जो खत भी है, उसमें भी ये लिखा गया है। नासिर अब्बास साहब का तो खैर नोटिफिकेशन मेरे ख्याल में अभी ना होने का कोई ऐसा नहीं रह गया, मेरा तो नहीं ख्याल था कि महमूद साहब खान अचकज़ई को बनाया जाएगा, लेकिन जाहिर है कोई इंटरफेरेंस तो हुई है। मैं उसका प्रीवी तो नहीं हूँ, मियाँ साहब की तरफ से हुई है या जहाँ से भी हुई है उसके बाद ही बने। और जाहिर है ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, मियाँ साहबान को देखे ना PTI की तरह वो फ्रंट फुट की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो तो फ्रंट फुट, बैक फुट, आगे पीछे सज्जे खब्बे सब उन्होंने देखे हुए हैं और वो उसके मुताबिक बात करते हैं। तो ये बातें जो हैं, अब बातचीत के अलावा तो सरबत कोई और वे फॉरवर्ड है नहीं, बातचीत ही करनी पड़ेगी। अब क्या इमरान खान साहब उस बातचीत के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते, ये देखते हैं। ठीक है। फैसल शौकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा से जब मैं गुफ्तगू कर रही थी, तो कायरा साहब ये फरमा रहे थे कि सियासी मुकालमा तो होना चाहिए, वक्त की अहम ज़रूरत भी है, और पाकिस्तान जो इकॉनमी के लिहाज से या सियासत के लिहाज से बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार है, उसमें बेहतरी के लिए जो डायलॉग होगा उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान खान साहब है। क्या वाकई आप यही समझते हैं कि खान साहब एक बुनियादी रुकावट हैं, या खान साहब के जो मुतालिबात हैं और जिस तरह से मौजूदा लीडरशिप उसको लेकर चल रही है वो सबसे बड़ी रुकावट है सियासी मुकालमे के अंदर? इमरान खान साहब को क्यों मोरद इल्जाम लगा? एक आदमी जेल में है, उसकी बीवी को आपने जेल में रखा है, इतने जैसा वाहियात केस आपने बनाया है, कोई आपने मतलब कोई इखलाकी सियासी या कोई 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 एक प्रिंसिपल जो आपने ऑब्जर्व किया हो? कायरा साहब तो जो है वो क्योंकि बेनिफिशरी हैं इस सारी हुकूमत के, और पंजाब में ज़ाहिर है वो जिस बेल्ट से वो ताल्लुक रखते हैं, तो पीपल्स पार्टी का तो उसमें कोई फ्यूचर है नहीं, तो वो तो पीपल्स पार्टी नून लीग ग्रुप समझ लेना आप उनको, तो वो तो है, वो तो ये बात करेंगे। सब कोई बुनियाद होनी चाहिए ना जी गुफ्तगू की। इमरान खान साहब कैसे रुकावट है? इमरान खान साहब को जिस तरीके से आपने ट्रीट किया है या ट्रीट कर रहे हैं, उनकी फैमिली तक की मुलाकातें, लॉयर्स तक की मुलाकातें आपने बंद कर दी, ठीक है जी। उनकी सेहत का जो है वो आए रोज कोई और बात होती है, कोई और बात होती है, आप उनकी तस्वीर नहीं चलने देते, आप उनकी आवाज चलने नहीं देते, आप उनका कोई भी जो है ना वो नहीं होने देते, ठीक है जी। तो ये सारी सूरत हाल के बाद भी अगर इमरान खान साहब को ताने नामे देने हैं तो ये अफसोसनाक बात है। और कायरा साहब के कैलिबर के बंदे को तो ये बात नहीं करनी चाहिए, वो सीजन आदमी है, सीनियर आदमी है, शरीफ आदमी है, उनको तो उनकी गुफ्तगू से एतराज बरतना चाहिए। ये बात जो है ये ऑब्जेक्शनेबल बात है कि आप इमरान खान साहब को मुर्द इल्जाम ठहराएं। दूसरी तरफ मुझे बताएंगे कौन सी आपने सुख दी है? 35,000 बंदा हमारा झूठे पर्चों में, ठीक है जी। 9 मई को आपने पोलिटिसाइज किया हुआ है, जो बंदा आपको मिला आपने 9 मई में डाल दिया है। आपने इद्दत जैसा फजूल केस किया, आपने तोशा खाना जैसे घटिया केस, अल कादर केस जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
तालीमात के लिए एक सेंटर बना, आपने उसको बंद करवा के सरकारी तहवील में ले लिया और मेरे इलाके में है। अब वहाँ पे जो है वो आप देखें उनका उसकी हालत क्या है। ठीक है जी। और आपने एक फजूल केस बनाया जिसकी कोई बुनियाद नहीं। एक भी केस इमरान खान के ऊपर या बुशरा बीबी के ऊपर ऐसा है जिसको आप मेरिट पे कहें कि जी ये केस ठीक है। मतलब मजाक की बात है। अब रुकावट जो है वो इमरान खान साहब नहीं है, रुकावट और हुकूमत है जो कि अपने टच से मस नहीं हो रही। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। देखें सर्वत जो बहरान है मुल्क में, मैं लास्ट जुमला कह रहा हूँ, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, अदालती बहरान, गवर्नेंस का बहरान, टेररिज्म का मसला सबसे ऊपर। ठीक है जी। इन सारे बहरानों से निकलने के लिए इस हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है? मास है कि हर किसी को डंडा दे दें, हर किसी को डंडा फेर दें, इससे तो नहीं चलता ना जी। सही सही, ठीक है। अब आप जो केसेस की तरफ बात कर रहे थे चौधरी साहब, एक शिकवा बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आ रहा है, वो ये है कि पीटीआई के जो मौजूदा लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब हो गए या जितने भी लोग हैं केसेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उन पे तनकीद इस बात की आ रही है कि उन्होंने बिल्कुल अदालतों का रुख करना छोड़ दिया है इमरान खान साहब के केसेस को लेके। दो चार चीज़ें मेरे पास हैं, वो ज़रा आपके सामने रखती हूँ। एक तो इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं आज़म खान साहब, उन्होंने कहा था कि खान साहब पे जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसील फराहम की जाए, मगर 4 महीने से ज़ायद हो गए, वो तफसील पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसने फराहम नहीं की। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें दायर की थी, उसका फॉलोअप आज तक नहीं किसी को पता चला, टीम खामोश है। अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसकी आखिरी समाअत हुई थी, फिर 3 महीने से ज़ायद गुजर गए हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, मगर जो लीगल टीम है वो खामोश है। और मौक़िफ़ ये है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कुछ बचा नहीं। तो फिर खान साहब क्यों अदालत से तवक्को लगाकर बैठे हैं कि रिहाई होगी तो कानून के तहत होगी, जब उनकी वकला की जो टीम है वो ही नहीं जा रही आगे? देखिए अदालतें तो 26वीं तरमीम के बाद वाकई एग्जेक्टिव के मातहत हो गई है, लेकिन कोशिश तो आपने करनी होती है ना जी। मतलब हमें इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है। अगर लीगल टीम नहीं जाती तो फिर ज़ाहिर खान साहब ने, या पूछे फैमिली जो है वो कर रही है परसू। जब ये परसू हो रहे थे, जिन जिन लोगों ने उनको रायत लेके दी उनको तो उन्होंने मेरे जैसे लोगों को कहा जी आप OSD लग जाए। तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, जो हम कर सकते थे खिदमत खान साहब की वो की है, करेंगे भी अगर खान साहब दोबारा कहेंगे। तो ये जो लोग हैं इनको जाना चाहिए। ये तो रोजाना जो बात होती है ना, अगर कोई नहीं रिलीफ मिलता या वो आप उस पे, ये तो नहीं है कि जब जाना ही बंद कर दें, ये बात तो नहीं होती होती, हमेशा आप तगोदो करते हैं। मसला ये है कि आप देखिए आज पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटियों के इलेक्शन हुए हैं। ठीक है। अब ये जब जीते थे तो इन्होंने शो डाला हुआ था जी हमने इतने बंदे जीत लिए थे। आज बुरी तरह हारे हैं वो सारे। पंजाब बार का इलेक्शन भी हमने लड़ना है, पाकिस्तान बार का इलेक्शन भी लड़ना है, जनरल सेक्रेटरी भी हमने रहना है, लीगल कमेटी के भी हेड हमने रहना है, हर कमेटी का हेड हमने रहना है। इस तरह से एक बंदा तो कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता ना जी। ये फुल टाइम काम होता है। ये तो आपको टीम में बनानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ लोग बनाने। आप मुझे बताएं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपके पास हैं 3-4 के अलावा, जो किसी और में बारी नहीं आती पीटीआई में। पीटीआई को मतलब इतनी अबेंडन हो गई है। पार्लियामान में 78-80 बंदे हैं, उनमें से कोई भी बंदा इतना काबिल नहीं है कि जो को दूसरा काम कर सके, कोई सियासत कर सके, कोई कर सके। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन भी MNAs ने लड़े हैं और जीते हैं इमरान खान साहब के नाम पे। ठीक है। उसके बाद फारिग हो गए सारे। तो ये चीजें जो हैं, ये आप मुझे बताइए कि वो जो शख्स है जो कि खुद को बड़ा महात्मा समझता है, सेनेटर भी बन गया इमरान खान के टिकट पे, आज तक वो बना इमरान खान साहब के लिए? आज तक गया किसी अदालत में इमरान खान के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही। अपना, और वो जो है जो उन पे एतराज करे उसको आप जो है वो हर लकब लगा देते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि आपके सोशल मीडिया के कोई दोस्त हैं वो हैं पीछे से जो है वो गुड़ी बांध देते हैं। तो इन्हीं नॉन सीरियस हरकतों की वजह से एक आखिरी सवाल है। बिल्कुल, ये चौधरी साहब एक आखिरी सवाल है। अब जैसे भी पीटीआई का मामला चल रहा है वो पूरी कौम देख रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी बड़ी अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। चौधरी साहब, अब ये जो 8 फरवरी की कॉल है, मुख्तसर जवाब जानना चाहूँगी, ये मुश्किलात में इजाफा करेगी ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की, या लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा धमाका पीटीआई कर जाएगी 8 फरवरी के एहतजाज के अंदर, कि वो ये समझते हैं कि खान साहब की रिहाई इसी एहतजाज के तहत होगी? 8 फरवरी को धमाका भी कर दें तो कुछ भी नहीं होना।
उसमें तो मुश्किलात में इजाफा ही होगा। और मेरा नहीं ख्याल 8 फरवरी को तो एक हड़ताल की कॉल है। वलीमा बीबी ने तो कहा जी कि वो हड़ताल की कॉल तरीके तरफ से यानी पाकिस्तान की इमरान खान साहब की कॉल तो है नहीं। तो पीटीआई का कारकुन तो इमरान खान साहब की कॉल के अलावा तो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं। इतवार का दिन है, पहिया जामा अपोजिशन कहेगी हमने कामयाबी से कर लिया, बाकी कहेंगे जी वो फेल हो गए, तो एक वो डिबेट चलती रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आसमान से कोई गिर पड़ेगा या कोई इस किस्म का मामला होगा, क्योंकि अगर होना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि हम बहुत बड़ा एहतजाज कर सकते हैं और कि शायद इमरान खान साहब की रिहाई भी उससे हो सके, लेकिन कभी भी दबाव या एहतजाज के जरिए से ना तो रिहाई मुमकिन होती है और ना ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है वो पूरा होना फिलहाल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।